नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। राजनीतिक तूतुमे में केंद्र का और केंद्र के चेलों का आरोप दिल्ली सरकार पर या कांग्रेस शासित प्रदेशों के ऊपर और बाकियों का केंद्र के ऊपर। और ये सबको ही मालूम है, आपको मालूम है कि अनेकों टिप्पणियां दिल्ली हाई कोर्ट की हो, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की हो, सब कहीं ना कहीं अधिकतर केंद्र सरकार के विरुद्ध जा रही है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य निर्वहन में जानबूझकर कोताही बरत रहा है। अनेकों जगहों पर उसने दिल्ली का कोटा काटकर दूसरी जगहों को दे दिया, ऑक्सीजन के बाकी चीजों का जोश के अंदर कहलवा दिया 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। वास्तविकता यह है कि ना तो इतने टीके हैं, वो ये ना कि एक बार उद्घाटन कर दो, शुरू कर दो, बोल दो, लोगों को लगा रहने दो। आज अनेकों प्रदेशों के अंदर या शहरों के अंदर 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण नहीं हो पाया, प्रारंभ नहीं हो पाया। ये वास्तविकता। और गौर कीजिएगा, आपको जानकारी नहीं होगी बहुत से लोगों को, 45 साल से ऊपर के लोगों को अभी टीकाकरण कहीं ना कहीं थमा हुआ है, उतनी डोजेज नहीं है आपके पास में। सुप्रीम कोर्ट ने खूब खिंचाई की है, पर वही है ना कि कान पर जू किसके रहेंगे, सब मदमस्त है अपने अपने तरीके से। चलिए और देखिए, मैं यही लिख रहा हूं नवोदय टाइम्स की खबर पर कि इंटरनेट पर मदन मांगने पर न लगाए रोक, सुप्रीम कोर्ट। सूचना के प्रवाह को रोकने को प्रयास को माना जाएगा अवमानना। और मैं इसी अवमानना के बारे में बता दूं आपको कि जौनपुर के अरहिया मोहल्ले के अंदर की एक जानकारी मैं आपको देता चलूं। विक्की अग्रहरि नाम का एक युवक, जो एम्बुलेंस उसने देखा जहां मरीजों की हालत खराब, तो उसने अपनी एम्बुलेंस से अपने खर्चे पर ऑक्सीजन लाकर मरीजों को दी, मुहैया कराई, अर्थात केवल और केवल सेवा की। और जब ये बात फैलने लगी सारी जगहों पर, चर्चा में आई डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, तो सीएमओ साहब ने उसी के विरुद्ध महामारी फैलाने का एक केस दर्ज करा दिया। कर लीजिए, क्या करेंगे, ये तो हालात यहां के हैं। और आपको मालूम ही है, दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल की जानकारी आपको मिल चुकी होगी। अब तक कहा जा रहा है कि 10 से ऊपर 11-12 तक की संख्या आ रही है जानकारी में। लेकिन संख्या को अब, क्योंकि आज के समय में किसी के परिवार से कोई भी चला जाए, हमें तो सिर्फ आंकड़ा देखना है। आज आंकड़ा 2 लोगों का घटा, आज आंकड़ा बढ़ा, आंकड़े के ऊपर अनुसार। खैर चलिए, जो भी 10 हो, 11 हो या 12 हो, मरीजों की मौत हो गई है, अत्यंत दुखद। और आपको मालूम ही है, गुजरात के भरूच के अंदर कोविड हॉस्पिटल, पटेल कोविड हॉस्पिटल, वहां पर वहां की हालत तो आपको पता ही है, आग लगने से अनेकों मरीज, कहीं 16 की गिनती आ रही, कहीं उससे ज्यादा की आ रही है, उनकी मौत हो गई। समस्त दुखद है सभी के लिए। हम लोग यहाँ बैठकर सिर्फ और सिर्फ भावभीनी श्रद्धांजलि ही अर्पित कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, तो हम जो समाचार दे रहे थे, न्यायालय ने कोविड-19 का दूसरी लहर को राष्ट्रीय संकट करार देते हुए शुक्रवार को अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि इंटरनेट पर मदद की गुहार लगा रहे नागरिकों को यह सोचकर चुप नहीं कराया जा सकता कि वे गलत शिकायत कर रहे हैं। पर लोगों को तो वो चाहिए ना, पॉजिटिव खबर, सकारात्मक समाचार चाहिए आप लोगों को। कई लोगों का आता है कि भाई आप ये बताइए इतने लोग ठीक हुए। हाँ बिल्कुल, अब बताएंगे 10 मरीज ठीक हुए, 20 ठीक हुए, 1000 ठीक हुए, वो ना बताएं कि 2500 लोग मर गए या 200 लोग मर गए। ये ऐसा है, ये अपने दिमाग सब अपने अपने पास रखें। इस प्रकार की सलाह की वर्तमान में तो कम से कम आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। चलें, यह सोचकर चुप नहीं करा जा सकती, गलत शिकायत कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर लोगों से मदद के आह्वान सहित सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को रोकने के किसी भी प्रयास को न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और सभी पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति पर अफवाह फैलाने के आरोप पर कोई कार्रवाई ना करें जो इंटरनेट पर ऑक्सीजन, बिस्तर और डॉक्टरों की कमी से संबंधित पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यह न्यायमूर्ति को नाम दिया। सदस्य पीठ ने कहा कि सूचना का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए, हमें नागरिकों की आवाज सुननी चाहिए, यह राष्ट्रीय संकट है। और साहब, छात्रावास, मंदिर, गिरजाघरों को भी बनना चाहिए देखभाल केंद्र।
अस्पताल में दाखिले को लेकर राष्ट्रीय नीति बनाए। पक्का बनेगी राष्ट्रीय नीति, देखेंगे, अभी चुनाव का परिणाम आने दो, फिर उसका शोर मचेगा, उसके बाद कभी मनाएंगे, कोई बात नहीं। मोदी जी की तरफ से 100 साल का सबसे बड़ा संकट कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी को पिछले 100 वर्षों में सबसे बड़ा संकट करार देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की समूची मशीनरी एकजुट होकर इसका मुकाबला कर रही है। टीकाकरण से कई राज्यों ने खड़े किए हाथ। ऐसे में जब सभी वयस्कों को कोविड-19 रोधी टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, ये क्योंकि कल की खबर रही होगी आज के अखबार में, कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए। कुछ राज्यों ने टीकाकरण शुरू करने से की भी घोषणा की है। दिल्ली, पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु तथा जम्मू कश्मीर में शनिवार से तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू नहीं हो सकेगा। 2 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि मई के पहले दिन ही टीकाकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास पर्याप्त संख्या में टीके नहीं हैं। और इन्होंने आज अखबार ने वही सोली सोहराब जी, जिसका हम कल सबके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके। हमारा कल रात का जो बुलेटिन था वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए था, इनकी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इन सभी को समर्पित था। अलविदा शूटर दादी, सोली सोहराब जी, रोहित सरदाना, अजय शंकर तिवारी आदि आदि सभी लोगों के लिए। जीवन के अधिकार की रक्षा में हम सब विफल, हाईकोर्ट ने कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि हाँ, राज्य नागरिकों के जीवन के अधिकार की रक्षा करने में विफल रहा है तथा हम सब विफल रहे। अदालत ने यह टिप्पणी तब की उसे कोविड-19 के एक व्यक्ति की मौत की सूचना दी गई, जिसका परिवार पिछले 3 दिन से आईसीयू बिस्तर के लिए याचना करता रहा था। एक और दुखद खबर पुणे से, उसके अंदर एक महिला जिसकी लगभग 2 दिन पहले मौत हो गई, उसका 18 माह का बच्चा भूखा 2 दिन घर के अंदर तड़पता रहा। इस बीमारी ने कितना दूर कर दिया लोगों को। कब कभी बदबू आई होगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर वहाँ पर महिला कांस्टेबल उस बच्चे को लेकर गई, बाकी प्रक्रियाएं पूरी हुई। बताया जा रहा है कि वो महिला उत्तर प्रदेश की थी, उसका पति 6 महीने के लगभग पहले गांव गया था लेकिन अभी लौटा नहीं था, मजदूर था। 2 दिन एक नन्हा सा बच्चा बिलखता रहा। कहाँ आ गए हम? मानवता जैसी चीज तो आज के समय में आपको पता है क्या हो रही है। अपने अपनों को कंधा नहीं दे रहे। नकली रेमडेसिविर की फैक्ट्री पकड़ी है, पता है, फैक्ट्री लग रही है। इन लोगों के विरुद्ध तो जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो हो। अब दिल्ली के उपराज्यपाल के बारे में भी कि वो भी कोरोना से संक्रमित हो गए और बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की धर्मपत्नी, वो भी दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया है क्योंकि उनको भी कोरोना था। दिल्ली में 15 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। और जो अब खबर आई है या आ रही है वो ये है कि दिल्ली में कम से कम 1 सप्ताह का लॉकडाउन और बढ़ गया, अर्थात अब 10 मई सोमवार 10 मई सुबह तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। और हम कहते हैं सीधी सी बात है, नमस्कार इंडिया मांग करता है कि जब आईआईटी के वैज्ञानिकों ने स्पष्ट कहा कि 13 से 15 मई के बीच में पीक पर होगा और अब तो बताया जा रहा है कि 40-42 लाख से ऊपर संक्रमित होंगे उस समय में। ये मैं क्षमा चाहूंगा, ये खबर उनके लिए नहीं है जो सिर्फ पॉजिटिव और सकारात्मक खबर मांगते हैं। आप सकारात्मक खबर अपनी अपने पास रखें, लेकिन जो चीज है हम जो है जो वास्तविकता उसको उपलब्ध कराते हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि 40 से 45 लाख मरीज होंगे तो इसका मतलब सीधा था ना, तो बाकी तो 132-32.5 करोड़ की तो आबादी तो ठीक है, उसी को सकारात्मक मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर हम तो समझते हैं कि 1 हफ्ता क्यों, पूरे 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया जाना चाहिए दिल्ली के अंदर सीधा सीधा, अर्थात 18 मई तक के लिए तो कम से कम बढ़ा दिया जाना चाहिए। बाकी हो सकता है कभी लोगों को एकदम से ना लगे क्योंकि कुछ राजनीतिक तरीके होते हैं इन लोगों के। नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में बदलने की तकनीक खोज दी गई है। आज गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकटोत्सव और उसकी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार इंडिया की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे, माथा टेका, सिखों के 9वें गुरु। लेकिन एक चीज मुझे कम से कम पीड़ा रहती है कि गुरु तेग बहादुर जी को गुरु तेग की पदवी दिलवाने वाले भाई मती दास, क्योंकि वो उनके पिताजी के समय से भक्त थे,
भाई मती दास उनके सगे भाई, भाई सती दास और भाई दयाला जिनको बोलते हैं भाई लाल दास, उनके चचेरे भाई थे। ये तीनों ने जितनी गुरुजी की सेवा की और अपने प्राण पर ले आए। जब मुगल शासकों ने उन्हें पकड़ लिया और पूछा कि बताइए, मुखबरी कीजिए, कहां है गुरु तेग बहादुर, कहां छिपे हैं, उन्होंने अपने प्राण गंवा लिए। आपको पता ही है कि गुरु तेग बहादुर के परम शिष्य भाई मती दास क्या हाल हुआ उनका। फिर वही बात मुझे कहने में कोई बुराई नहीं। मोहियाल ब्राह्मण इसी शीशगंज गुरुद्वारे के सामने भाई मती दास को ऐसे सीधा रख के और लकड़ी के फट्टे दोनों आगे पीछे लगा के और इस प्रकार बड़े आरे से 2 टुकड़े कर दिए गए थे, उनको चीर दिया गया था 8 नवंबर 1675 को। और 9 नवंबर 1675 को भाई दयाला को उबलते पानी के कढ़ाई में डालकर मार दिया गया था। और 10 नवंबर 1675 को भाई सतीदास को रुई लपेटकर जीवित जला दिया गया था। उसके बाद ही मुगल शासक गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार करने और उनके बलिदान करने में सफल हो पाए थे, उनको शहीद करने में सफल हो पाए थे। हमारा बारंबार इस प्रकटोत्सव के ऊपर बारंबार नमन है, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा नमस्कार इंडिया की ओर से कि भाई मती दास, भाई सती दास और भाई दयाला को वो उचित सम्मान, वो उचित पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो वास्तव में हकदार थे। एक समय में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने लिखा होता था भाई मती दास चौक, जो शीशगंज गुरुद्वारे की तरफ जाया करता था रास्ता। फिर धीरे धीरे एक बस चली दिल्ली में, वो BMD चौक, उस पर लिखा जाने लगा भाई मती दास चौक के बाद। अब कहां है वो BMD चौक या भाई मती दास चौक, बिल्कुल किसी को पहचान नहीं है, नई जनरेशन को नहीं पता, सरकारी आंकड़ों में कोई चीज नहीं है। तो मैं फिर कहूंगा सिख समाज से, और अब क्योंकि बात ऐसी ही चल रही है तो, और ब्राह्मण समाज से, कि भाई मती दास, भाई सती दास और भाई दयाला भी उचित सम्मान में भी शकलकार भी उचित सम्मान दिलाने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। चलिए, आज नरेंद्र मोदी जी वहां गुरुद्वारे में पहुंच गए अभी की जानकारी के अनुसार। और अब ठीक है, सब लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं चर्चा करने की। अभी 18+ को नहीं लगेगा टीका, सरकार बताएगी तारीख। ये सब 1 मई से दिल्ली में 18 से 44 साल की उम्र वालों को वैक्सीनेशन नहीं होगा। कोरोना की वैक्सीन आते ही इस बारे में घोषणा की जाएगी। माना जा रहा है कि दिल्ली में वैक्सीन अगले सप्ताह यानी सोमवार या मंगल से हो सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता कर शनिवार से देश भर में शुरू हो रहे 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन अभियान के संबंध में कहा है कि अभी हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए दिल्ली वासी 1 मई से वैक्सीनेशन केंद्रों पर लाइन ना लगाएं। वैक्सीन आते ही हम सभी को जानकारी देंगे। केंद्रों पर भीड़ बढ़ने से शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं होगा तो कानून व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। वो बात अलग है कि फिर भी कुछ लोगों को जबरदस्ती भेजा जाएगा। ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता आगे बढ़कर सहयोग करें, यह कोर्ट ने कहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से सहयोग के लिए कहा है। हालांकि इस दौरान सेठ एयर ने ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर हाथ खड़े करते हुए कहा कि हम अपने आवंटन को पूरा कर पाने में नाकाम हैं, क्योंकि हम भारी संकट से जूझ रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि पहले यहां 16 मीट्रिक टन आपूर्ति करते थे, अब हम 37 टन आपूर्ति नहीं कर सकते। हमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार को भी आपूर्ति करनी है, न तो फंड है और न ही स्टाफ है। अब देखिए, ये दौर हो गया, चारों तरफ जहां देखो वहां कोर्ट की ही टिप्पणी है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी बरकरार है। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर शुक्रवार को फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति नहीं हो रही, लगातार ऑक्सीजन की मांग को लेकर आपात स्थिति बनी हुई है। उन्होंने एक बार फिर केंद्र से अपील की कि दिल्ली को उसके कोटे की पूरी ऑक्सीजन दी जाए। अब एक जो और खबर चर्चा में है, वो आप विधायक ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग।
यह है, राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामलों से ध्वस्त होती व्यवस्था सेवाओं के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने हाईकोर्ट से अपील की है कि दिल्ली में अव्यवस्था फैल गई है और यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उन्होंने वीडियो जारी कर भावुक होते हुए दिल्ली के हालात पर दुख जताया। गौर कीजिएगा, ये वही शोएब इकबाल हैं कि एक समय आपको याद हो इस आम आदमी पार्टी के पहले कार्यकाल में विधानसभा में खड़े होकर जिन्होंने अपना कोट घुमाते हुए कहा था कि इस दिल्ली में हमसे बड़ा बदमाश कौन। दिल्ली विधानसभा में कहा था कि हमसे बड़ा बदमाश कौन। कुछ नहीं हुआ आज के बाद से आज तक। खैर चलिए, समय की बात है। पुरानी दिल्ली क्षेत्र के मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल ने दिल्ली की मौजूदा स्थिति देखकर शिकायत की है। दिल्ली में मरीजों को न दवा मिल रही है, न ऑक्सीजन मिल रही है और न ही अस्पताल में बिस्तर है। कोई फोन नहीं उठा रहा, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही, लोगों की जानें जा रही। उन्होंने कहा कि दुखद बात है कि मैं किसी को मदद नहीं कर पा रहा। 6 बार विधायक होने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए वरना यहाँ लाशें बिक जाएंगी। शोएब ने कहा कि एक दोस्त इलाज के लिए इंजेक्शन के लिए तड़प रहा है, लोग परेशान है, दिल्ली को केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है। लोग इस चीज पर तो कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रपति शासन लगे, लेकिन वास्तविक जो रीजन दिया है उन्होंने कहा कि केंद्र को और दिल्ली को केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। और आज फिर याद रखिएगा, दिल्ली सरकार अर्थात दिल्ली के उपराज्यपाल, अब जो भी कुछ है, अब दिल्ली को कुछ भी करना है, छींकना भी है तो राज्यपाल की अनुमति से। मैं शब्द कह रहा हूं, नहीं कहना चाहिए शायद, पेशाब भी करने जाना है तो राज्यपाल की अनुमति से। अब दिल्ली बिल्कुल वही कुंवर बेचैन की कविता की तरह कि सारी धरा भी साथ दे तो तू कुछ और बात होगी और तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात होगी। कि चलने को तो बैसाखियों पर भी चल लेते हैं लोग, मगर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात होगी। तो ये बैसाखी के ऊपर पूरी तरीके से रख दी है सरकार। हमने नया इंडिया का एक लेख भी आपके सामने पढ़ा था कि अगर केंद्र, क्योंकि 2 बार दिल्ली सरकार से मुंह की खा चुकी है इलेक्शन में 2014 के बाद, मोदी की सरकार बनने के बाद में भी, तो अगर वो किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं दिल्ली सरकार के विरुद्ध, तो बेहतर ये कि भंग करें, या तो इसको केंद्र शासित प्रदेश ही बना दें या जैसे भी हो आए। खैर चलिए, तो दिल्ली को केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र के हाथ में सब कुछ आए तो ही काम होगा, और काम हो जाए तो फिर बेहतर है कि इससे तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। 3 दिन में खड़ी कर दी नकली रेमडेसिविर की फैक्ट्री। गिरोह ने नकली इंजेक्शन बनाकर कई राज्यों में कर दिए सप्लाई। पता ही है जिन लोगों को वो नकली इंजेक्शन लगे होंगे क्या हाल होगा साहब। और वहां तो कोटे में आ जाएगा ना कि जी आपको इंजेक्शन लग गया। सभी जिला अदालत कर्मियों को दिल्ली में रहने के निर्देश। और साहब इसमें माता पिता की मौत से दुखी बच्चों ने किया खुदकुशी का प्रयास, पुलिस ने बचाई जान। कोविड के चलते माता पिता की मौत हो गई तो मासूम 2 बच्चों ने जान देने का प्रयास किया, लेकिन समय पर पुलिस के पहुंचने से उनकी जान बच सकी। पुलिस ने दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया और उन्हें काउंसलिंग कराकर सकुशल भेज दिया। यह दर्दनाक वाकया दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में हुआ। हालांकि दोनों बच्चों ने ऐसा करने से पहले विदेश में अपने रिश्तेदारों को कोविड के हालातों को देखते हुए सुसाइड करने की बात कही। ना बच्चों, गलत, नहीं करना चाहिए ऐसा। और मैं सभी से कह रहा हूं, बीमारी है, बिल्कुल है, महामारी है, अगर जाना ही तो फिर झेल कर जाए ना, लड़कर जाए ना साहब, ऐसे ही क्यों हथियार डाले। और साहब अमेरिका से पहुंची राहत सामग्री की खेप। शी ने पत्र लिखा की मदद की पेशकश। और साहब अब इससे आगे तो कुछ सरकार को अयोग्य मानता है विपक्ष। ये एक लेख है, कोविड काल में पुलिस के लिए चुनौतियां, मानो तो में लालच और मुनाफा ना हो। लेकिन है साहब, यहाँ तो लालच और मुनाफा सबसे पहले, हमने पहले भी कहा, फिर हम कह देंगे तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि यहाँ तो मौका तलाशते हैं लोग। आप सोचिए ना कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दूध सब पीते हैं, दूध मुझे इतने से बच्चे से लेकर बड़े तक, जब हमारे देश के अंदर वो दूध ही नकली आता है, उस दूध में ही मिलावट होती है,
और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, एक अरसा पहले, ये शायद लगभग 20 वर्ष के आसपास की बात हो गई है, 20 नहीं है, 2007-8 के आसपास की बात है, जिस समय नकली दूध पकड़ा जा रहा था, मदर डेयरी का दूध भी नकली और सब कुछ में। तो फिर उस समय कोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि भाई चर्चाओं में या अखबारों में या समाचारों में को आदेश निर्देश दिया जाए कि भाई हमारा नाम ना लें, क्योंकि उससे नेगेटिविटी फैलती है मदर डेयरी आदि की तरफ से, और मान भी ली गई बात वो। अरे जब तुम्हारा दूध ही नकली है, तुम्हारे दूध में मिलावट है, तो क्यों ना नाम लिया जाए, क्यों ना लोगों को सावधान किया जाए, अर्थात तुम्हारा नाम ना ले, तुम्हारे जहर को पीने दिया जाए। दैनिक जागरण में भी उसी प्रकार की खबरें, तीसरे चरण का टीकाकरण आज से, कहा पता नहीं। राजधानी के सरकारी अस्पताल अभी तैयार नहीं। आप विधायक ने राष्ट्रपति शासन की मांग की, वही उन्होंने, लेकिन इसमें थोड़ा तफसील से कहा गया है, नहीं हुआ, किसी की मदद नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि केंद्र के दखल देना चाहिए या फिर हालात सामान्य होने तक स्वास्थ्य से संबंधित सभी व्यवस्थाएं सीधे केंद्र के अधीन कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा, बड़ा बड़ा ही होता, छोटा छोटा ही रहता, छोटे और छोटे ही बने रहें। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, नहीं तो कोई भी पार्टी हो जनता माफ नहीं करेगी। अगले हफ्ते आ सकता है कोरोना संक्रमण का पीक, सावधान रहें साहब। अगले हफ्ते के लिए भी लिखा जा रहा है, लेकिन जो भी अगले हफ्ते आए या एक हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के अंदर आए, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिलने से हो रही मौत। और 27,047 नए मरीज मिले, 375 की मौत। राजधानी का आंकड़ा है साहब, ये दिल्ली का। हाई कोर्ट ने कहा युद्ध है, जमाखोरी का वक्त नहीं है, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं साहब। लोगों को तो अपनी कमाई से मतलब है। सरकार को विफल बता रहे हैं आप विधायक भाजपा की तरफ से, लेकिन भाजपा ने तो वो एक लाइन पकड़ ली ना उनकी, बाकी नहीं देखा कि उन्होंने एक उंगली बेशक अपनी तरफ करी है, लेकिन 3 उंगली साहब आप लोगों की तरफ आ रही है। और एलजी की अनुमति से लागू होंगे अब कैबिनेट के फैसले। वही है कि आदेश में कहा कि संसद के कानून या किसी भी दिल्ली पर लागू होने की स्थिति में विषय राज्य सूची या समवर्ती सूची, वो इस पर एलजी की अनुमति लेना अनिवार्य। दिल्ली पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, भूमि और सीमा, एलजी की अनुमति लेनी होगी। दिल्ली सरकार की कोई नया नियम या योजना लागू करने से पहले एलजी की अनुमति। इसी तरह दिल्ली सरकार को कमीशन, अथॉरिटी, बोर्ड या कमेटी बनाने पर एलजी की अनुमति लेनी होगी। साथ ही दिल्ली वित्त आयोग से संबंधित विषयों पर निर्णय लेने पर भी एलजी की अनुमति लेना अनिवार्य है। उपराज्यपाल के प्रधान सचिव अंकिता मिश्रा बुंदेला हैं, लेकिन संक्रमित होने के कारण वह इन दोनों अवकाश पर हैं, इसलिए अस्थायी तौर पर यह प्रभार दिल्ली सरकार के गृह सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला को दिया गया है। अब ध्यान रहे थोड़ा सा, दिल्ली में बिजली और पानी में जो एक हद तक आपको फ्री मिलता था, मैं एक हद तक की बात कर रहा हूँ, हालांकि उसमें भी केजरीवाल को गरियाने वाले और केजरीवाल के नाम लेकर बेंतहा मूर्ख ऐसे बड़े बड़े जो दिल्ली वालों को बोकड़ या मुफ्तखोर या हरामखोर, मैं शब्द नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर बाकी के लोग हरामखोर हैं, मुफ्तखोर हैं, तो वो उनकी बिजली का जो बिल आता है, क्या वो उस फ्री के पानी का लाभ नहीं उठा रहे हैं? यदि वो इतने अपने आप को बहुत ज्यादा सभ्य बनते हैं, अगर वो हरामखोर नहीं है, मैं कह रहा हूं, या तो आप भी हरामखोर हैं, और अगर आप हरामखोर नहीं है तो फिर आप उतने हिस्से का पैसा नहीं देना दिल्ली के मुख्यमंत्री को मत दीजिए, आप प्रधानमंत्री राहत कोष में दीजिए ना। और अब तो प्रधानमंत्री महोदय ने पीएम केयर फंड अलग से बना रखा है, उसमें दीजिए, रिलीफ में मत दीजिए, क्योंकि वो तो पुरानी सरकारों ने बनाया 70 साल में रहने वालों, उनसे तो आपको परहेज है। अटल बिहारी वाजपेयी से भी आपको परहेज है, छोड़ो पर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह और नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को, आप नरेंद्र मोदी के पास डालो ना, उसमें दो पैसा। अगर नहीं देते हो तो इसका मतलब आप भी हरामखोर हैं, दूसरों को हरामखोर कहने वाले लोग। असभ्यता की एक हद होती है, एक अति होती है, लेकिन पता नहीं इस सरकार के समय में पिछले 6-7 वर्षों में इस प्रकार की भाषा कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ रही है। इन मूर्खों को समझ नहीं आता, और सबसे बड़ी चीज है क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से हवा होती है। इन लोगों को कहीं भी किसी के भी बारे में, मरहूम लोगों के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में किन किन अपशब्दों का प्रयोग, घृणित शब्दों का प्रयोग, सोनिया गांधी के लिए घृणित शब्दों का प्रयोग, मृणाल पांडे वरिष्ठ पत्रकार, घृणित शब्दों का प्रयोग। आप कुछ भी कह दीजिए, ये वही बैठे, लगता है ये औरों को बेशक गंदा या कुछ भी बताते हो, शायद उनसे ज्यादा गंदे ये लोग हैं।
आपको बुरा लगे, लगता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। जो सत्य है अपन तो कहेंगे साहब। तुम्हें आईना दिखाना, तुम जैसे नीच लोगों को, तुम जैसे नालायकों को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। अरे विरोध कीजिए, केजरीवाल का विरोध कीजिए, राहुल गांधी सोनिया का विरोध कीजिए, लालू का विरोध कीजिए, किसी का भी विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैचारिक मत भिन्नता हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप तो ऐसे दुश्मनाई पाले हैं जैसे किसी समय में राजे रजवाड़ों की खानदानी दुश्मनाई बताया करते थे। बिल्कुल सभ्यता नाम की वस्तु ही नहीं है आप लोगों के अंदर। सेना के कैंट अस्पताल नागरिक प्रशासन की मदद में उतरे। मध्य मई तक ऑक्सीजन की मांग के मुताबिक उत्पादन और आपूर्ति संभव। चलिए वो है ना, फिर अब जब चिड़िया चुग गई, अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जिन्हें कंधों पर बैठाया उन्होंने साथ नहीं दिया। औलाद ने माता पिता को कंधा देने से मना कर दिया। मन तो कई बार करता कि ऐसे लोगों के नाम जरूर उजागर करे जाए, लेकिन कुछ दायरे होते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, आज मैंने बिल्कुल गैर संसदीय भाषा का प्रयोग किया, कई जगह असभ्य शब्दों का प्रयोग किया, जिसका मुझे खेद सदैव रहेगा। लेकिन वास्तविकता यह कि ऐसे कुछ लोगों को जो इस प्रकार का बहुत आम चलन हो गया है। अरे आप दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस में खूब चर्चा करें, आम आदमी पार्टी का खूब विरोध करें, और भी कोई पार्टी हो उसका विरोध करें, लेकिन भाषा, लेकिन दिक्कत तो ये ना, क्यों कहते हैं पानी ऊपर से फैलता है। यहाँ भी तो साहबजादे और नवाबजादे और जर्सी गाय और रेनकोट पहनकर नहाना और ना जाने क्या क्या अजीब अजीब शब्दों का प्रयोग किया जाता था। और मैं एक और बता दूं आप लोगों को कि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और चीज कही है कि अगर दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दी तो कार्रवाई होगी। केंद्र ने ये केंद्र को फटकार लगाई है कोर्ट ने। चलिए इस पर करेंगे चर्चा। और क्योंकि वो ये है ना कि दिल्ली कैसे कि 490 मीट्रिक टन गैस जो है वो सप्लाई करने का निर्देश दिया। और आपको पता ही है, हम पीछे भी कई प्रोग्राम्स के अंदर बता चुके हैं कि क्या स्थिति है, किस प्रकार काट कर दिल्ली का कोटा और इधर और उधर भेज दिया गया। चलिए मेरा वही निवेदन है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि बाहर खाली सिंगल मास्क से काम नहीं चलेगा, कम से कम डबल दो मास्क लगा कर जाए आदि आदि। चलते चलते और मैं खबर दे दूं जो मेरे पास आ रही है इस समय। आपको मालूम है रोहित सरदाना प्रसिद्ध पत्रकार, हालांकि अनेकों लोग उनके बारे में भी गलत टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर आप लोगों को सिखाया ये गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। कहा जाता है कि अगर हमारे कोई मतभेद भी होते तो किसी व्यक्ति के जीवित रहते होते हैं, देवलोकवासी होने के बाद कोई मतभेद नहीं, लेकिन आज भी लोग नहीं मान रहे हैं। असभ्य शब्दों का प्रयोग करे बिना धिक्कार है ऐसे लोगों पर। और यहां एक जानकारी जो मुझे आ रही है, विकास त्रिवेदी, वो भी शायद बताया जो जा रहा है कि रोहित सरदाना जी के, स्वर्गीय रोहित सरदाना के ग्रुप में ही काम करते थे। उनको भी, और वो भी कोविड से पीड़ित थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। और कल जब उनको खबर मिली रोहित सरदाना की, तो शायद ऐसा परिवार के लोगों के अनुसार मैं कह रहा हूं कि वो भी सहन नहीं कर पाए तो उनको भी अटैक आया। और मात्र 36 वर्ष की अवस्था में आज सुबह सुबह उन्होंने भी, या कल रात्रि में कहूं, उन्होंने भी इस दुनिया को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। नमस्कार इंडिया विकास त्रिवेदी को भावांजलि अर्पित करता है। उनके परिवार से, ईश्वर से यही प्रार्थना कि ईश्वर उसके परिवार को शक्ति प्रदान करे। हम फिर कहते हैं कि कहना बहुत आसान होता है, इनकी भी छोटी सी एक 7 वर्ष की बच्ची अपने पीछे छोड़ गए। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।